हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की एक सीरीज को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि उत्तराखंड के कई गवर्नमेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो। तो इसीलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। इसमें हम देखेंगे हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है संविधान के आर्टिकल 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो आर्टिकल 351 का संबंध है हिंदी भाषा के जो विकास से संबंधित निर्देश है उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें बताई गई है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 351। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 351। तो हिंदी भाषा का चाहे विकास की बात करें या हिंदी भाषा के प्रसार की बात करें, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 351। अगला प्रश्न है, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो इनमें से किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी को किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी की जो लिपि है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 343 का फर्स्ट। आर्टिकल 343 का जो फर्स्ट है ये संबंधित है भारत की जो राजभाषा है उससे रिलेटेड। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो किस राज्य से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे या एक वहाँ का प्रमुख शासक था जयभट्ट, इनके जो अभिलेख हैं वहाँ पर सर्वप्रथम जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग देखा गया था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुजरात राज्य में सर्वप्रथम जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो निम्न में से कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजराती। तो गुजराती जो भाषा है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। तो देवनागरी लिपि में कुल स्वरों की संख्या है 11। अगला है, भारत की राजभाषा क्या है। तो इनमें से भारत की राजभाषा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। हिंदी भारत की राजभाषा है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 343। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि जो संघ है यानी जो भारत है, इसकी जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और यहाँ की जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 343। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो इनमें से जो देवनागरी लिपि है वो किस प्रकार की लिपि है। तो देवनागरी लिपि जो है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि एक प्रकार की अक्षरात्मक लिपि है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक लिपि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है एक लिपि नहीं है। अगला प्रश्न है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेखों में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जयभट्ट। जयभट्ट के शिलालेखों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था और जयभट्ट जो था ये गुजरात का एक शासक था। तो इसी के शिलालेखों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो दोबारा से पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। अगला है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। तो ये जो है देवनागरी लिपि की एक बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि एक प्रकार की वैज्ञानिक लिपि है और साथ ही इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होता है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा देवनागरी लिपि के बारे में सत्य नहीं है। पहला इसमें इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। सेकंड है यह वर्णात्मक लिपि है और तीसरा है यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है।
और फोर्थ है इसमें बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। यह वर्णात्मक लिपि नहीं है, ये एक प्रकार की अक्षरात्मक लिपि है। और इसका जो सी है ये दाएं से बाईं ओर नहीं लिखी जाती है, इसको बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वाला आंसर इसका सही है कि इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। अगला प्रश्न है भाषा और लिपि क्या है। तो भाषा और लिपि है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, एक दूसरे का विरोधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एक दूसरे के पूरक है। भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न है लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। तो लिखित वर्णों और संकेतों की सहायता से जो भाव या विचार की अभिव्यक्ति होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपि। जब भाव या विचारों को वर्ण या संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है तो उसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, कोई हमारे अंदर भाव आ रहा हो या कोई संकेत हम देना चाह रहे हो, उसको अगर हम वर्ण या संकेतों के माध्यम से दर्शाएं तो उसी को हम लिपि कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। तो उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपने जो भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्शन डी, भाषा। भाषा कहा जाता है ध्वनि संकेतों की सहायता से जब हम अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अगला है देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। तो काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काका कालेकर ने। काका कालेकर ने देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। तो काफी ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है पंजाबी की लिपि क्या है। तो पंजाबी की जो लिपि है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरमुखी। पंजाबी को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो काफी ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 या 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो इनमें से जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक लिपि सुधार परिषद थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तत्कालीन उपराष्ट्रपति उस समय के जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने लिपि सुधार परिषद की अध्यक्षता करी थी। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो इनमें से किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि यानी जो अंग्रेजी है उसका सुझाव दिया था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इनमें से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव जो थे देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, जो कि 1947 में गठित की गई थी। तो दोनों प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे ऑप्शन बी, काका कालेकर। तो काका कालेकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक रहे। तो काफी ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थे हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, जैसे कि हिंदी भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो जो हिंदी भाषा से संबंधित है वो अनुसूची है 8वीं अनुसूची। तो संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित भाग है भाग 17। उसके बाद जो किस अनुसूची के अंदर इसको रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को रखा गया है। और फिर अगर बात करें आर्टिकल की, तो भाषा से संबंधित जो आर्टिकल है संविधान में वो है आर्टिकल 343 से 351 तक जो है आर्टिकल भाषा से संबंधित है। इन तीनों के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और अगर बात करें संविधान में कुल कितनी भाषाएं वर्तमान में, तो कुल इसमें है 22 भाषाएं वर्तमान में संविधान में है। एक और इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न होता है कि पहला जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा था। तो भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था तो वो था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरीज हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।